ओके बच्चों, क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आपका फंक्शन प्रोग्रामिंग चल रही थी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूं कि एक फंक्शन का प्रोग्राम आता है वॉइड इनपुट, वॉइड कंप्यूट, वॉइड डिस्प्ले को लेकर इफ एल्स या इफ एल्सिफ का प्रोग्राम आता है। कि इफ एल्स या इफ एल्सिफ में जो भी तुमने पढ़ा था पहले, वो बस फंक्शन प्रोग्रामिंग में इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक है, और ये प्रोग्राम विद कंस्ट्रक्टर या विदाउट कंस्ट्रक्टर आता है। मैंने आपको बता दिया बस कंस्ट्रक्टर लगाना है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है नॉर्मली, तो वही वाला बना दीजिए आप। और नहीं तो आप, अगर नहीं पूछा गया तो उसको हटाया भी जा सकता है, कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट हटा दीजिए, बाकी पूरा फंक्शन का प्रोग्राम सेम रहेगा। अब दूसरा प्रोग्राम मैं डिस्कस करना जा रहा हूं। ये वाला प्रोग्राम ऑप्शनल हो जाता था कभी कभार, लेकिन लॉकडाउन से पहले तक देखा जाए तो 10 सालों से लगातार हर ईयर आता था। तो आप उसको कहते हो फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें पैरामीटराइज फंक्शंस का यूज किया गया है। जैसे इससे पहले जो प्रोग्राम पढ़ाया गया है उसमें नो रिटर्न वैल्यू और नो पैरामीटर लिस्ट से सारे प्रोग्राम कराए गए हैं। बोर्ड के प्रोग्राम उठा के देखिए, मैंने जो पैटर्न पढ़ाया डिक्टो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से। बाकी फंक्शन में बहुत कुछ हो सकता है। अभी थ्योरी बची है कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इम्प्योर फंक्शन, प्योर फंक्शन, स्टैटिक, दिस कीवर्ड का यूज, बहुत सारी थ्योरी होती है। तो मैं सारी लास्ट वाली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग पे ध्यान दे रहा हूं। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका प्रोग्राम भी फिक्स रूप से आता था पिछले उसमें तक। अब क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो देखना है इस साल क्या करते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले साल या उसके हिसाब से हमेशा आया है, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट में ही लेके चलना है। तो मैं टॉपिक लिख रहा हूं फंक्शन ओवरलोडिंग। डेफिनेशन लिखिए बच्चों इसकी, फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन लिखिए। इसमें लिखिए व्हेन फंक्शन कॉल, एक मिनट रुक जाओ, पीछे लिखना चालू किया, कुछ और काम कर रहे हो? हाँ, इसमें लिखो इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक, इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक ऑनलाइन वाले बच्चे कैमरा ऑन करें। नव्या, अनंत, ये आदत में डाल लो बच्चे, बार बार टोकना पड़ता है, इसमें टाइम बर्बाद होता है। कैमरा ऑन कर लो सारे बच्चे। व्हेन फंक्शन कॉल, क्या लिखाया था? इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच वी कैन मेक, इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच वी कैन मेक मोर देन वन फंक्शन with same name. It is a programming technique in which we can make more than one function with same name but different parameter list. With same name but different parameter list. Different parameter list. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा रहा हूं। ये हिंदी में क्या है इसका मतलब कि ये एक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है जिसमें एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाते हैं जिनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है। पैरामीटर लिस्ट मतलब गोल वाले ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू देना वेरिएबल्स के रूप में, तो पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होगी लेकिन सारे फंक्शन के नाम सेम होंगे। और उसमें आगे कंटिन्यू लिख दो, एंड परफॉर्म, एंड ईच फंक्शन परफॉर्म डिफरेंटली, एंड ईच फंक्शन परफॉर्म डिफरेंटली, यानी हर फंक्शन अलग अलग काम कराएगा। एग्जाम्पल में आपने जैसे लिखा void fun, यहां पे लिखा, ये पहली पहली लाइन जो फंक्शन की होती है उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। void fun, void fun, void fun, char c लिखा है वो। इस तरीके से बहुत सारा और बनाया जा सकता है, लेकिन आपको इतने में ही पता चल जाएगा
कि क्या करना है, इतने में ही पता चल जाएगा। तो देखिए अभी आपको जो बताया गया है डेफिनेशन में, उस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसको समझने की कोशिश करना है। पीछे ध्यान दें, देखिए फंक्शन का नाम सेम होगा, सबका नाम सेम है, एक प्रॉपर्टी मैच हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि हर फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होगी। तो देखो इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। अब पैरामीटर लिस्ट दो बातों पे अलग समझी जाती है। तो पैरामीटर्स हेडिंग डालो, पैरामीटर और स्टार लगा के लिखना, दो बातें इसमें ध्यान रखी जाती हैं। पहली बात क्या है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट आर नॉट सेम। ये इनको आर्गुमेंट कह रहे हैं, ये INT फ्लोट बी ये जो लिखा है ये आर्गुमेंट है। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट आर नॉट सेम या शुड नॉट बी सेम। अब इस लाइन को समझ भी लो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, तो ये दोनों अलग हो गए। इसमें एक है, इसमें दो है, तो ये दोनों अलग हो गए। अब यहां पे देखो, इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं, ये गलत बात है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम हो गए। इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, if number of argument are same, if number of argument are same, then the data type should be different. The data type of argument, the data type of arguments should be different. ठीक, अब देखो यहां पे भी दो हैं, यहां पे भी दो हैं, समझ लो बेटा, यहां पे भी दो हैं, यहां पे भी दो हैं, लेकिन इनके डेटा टाइप अलग हैं। इसमें दो इंटीजर हैं, इसमें एक फ्लोट एक कैरेक्टर है। तो इस हिसाब से भी कंपाइलर इसको अलग अलग मानेगा। हो सकता था ये INT A ही होता, लेकिन ये कैर C है, तब भी अलग है, INT मैच हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कई बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनको लगता है कि हम कुछ वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहां भी A है, यहां भी A है। वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में एक ही नाम के वेरिएबल ले लो, सब में या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट कम ज्यादा हो, कि किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में एक है, ऐसे करके। और अगर आर्गुमेंट सेम है, यानी कि इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो उनके डेटा टाइप अलग होने चाहिए। इसमें दो इंटीजर है, इसमें एक फ्लोट एक कैरेक्टर है, ये है। ठीक है, अब हम लोग सीधे प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं, और इसमें कुछ नहीं होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रोग्राम लिखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, हाँ नहीं, पहले फंडामेंटल आज की क्लास में हो जाए, कुछ क्वेश्चन हैं गिवन पहले से ही। तो यहां पे लिखा होगा, इसमें अमूमन क्लास का नाम ओवरलोड ही होता है, ये हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको उतार लो। क्लास का नाम ओवरलोड ही होता है, और इसमें बच्चों डेटा मेंबर नहीं होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो हम लोग इनपुट कंप्यूट वाले फंक्शन में देखते थे, इसमें नहीं होते हैं। फिर यहां पे सीधे मेंबर फंक्शन होगा, मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन में हमने लिखा वॉइड एरिया, हाँ वॉइड एरिया, और इसमें INT S ले लिया। फिर दूसरा फंक्शन है वॉइड एरिया, और इसमें हमने लिया डबल R। फिर मैंने लिखा वॉइड एरिया, और इसमें हमने लिख लिया INT L, INT P। तीन फंक्शन ऐसे दे दिए गए होंगे, और इस फंक्शन में करना क्या है, उसकी कमेंट लाइन में लिखा होगा। लिखो, मैं बोल रहा हूं, कमेंट लाइन में ऐसे एरो लगाकर लिखो। पहले फंक्शन में लिखना है टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर, टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर।
दूसरे में लिखा होगा कमेंट लाइन में टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल। और तीसरे फंक्शन में लिखा होगा टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल। दूसरे वाले में सर्कल का एरिया निकालना है, और तीसरे वाले में टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं करना चालू कर रहा हूं। अब इसमें क्योंकि सब पैरामीटराइज फंक्शन है, और पैरामीटर का मतलब होता है वर्डमैन से वैल्यू भेजे, तो आप यूजर इनपुट करना चाहते हो तो वर्डमैन में वैल्यू इनपुट करो, भेजो। मैं एक क्वेश्चन में करके दिखा दे रहा हूं, वरना उसकी जरूरत ही नहीं होती है, वर्डमैन बनाने के लिए आता ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन आप बना दोगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा कि बच्चे को सारी नॉलेज है। तो यहां पर इंपोर्ट वाली लाइन सबसे पहले, इंपोर्ट वाली लाइन, क्लास का नाम ओवरलोड ही होता है। उसके बाद अब आपके फंक्शंस चालू हो जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि डेटा मेंबर है ही नहीं इसमें। वॉइड एरिया INTS। अब यहां पे एरिया जब निकालोगे तो साइड स्क्वायर होता है ना, S×S। तो आप चाहो कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे INTA नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो, और उसमें A = S×S कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, सीधे यहां पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो SOP में। एरिया ऑफ स्क्वायर = और यहां पर प्लस S×S कर दो, तो ये आपका एक वेरिएबल आपने बचा लिया। हर फंक्शन में वेरिएबल लेना पड़ता, अगर आप लेते यहां पे INTA लेते, सर्कल वाले में AA लेते, है ना, इस तरीके से चेंज होता रहता। ये इनपुट, ये फंक्शन ओवरलोड, मतलब ओवरलोड, सॉरी ओवरलोडिंग नहीं, ये पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब वर्डमैन में वैल्यू क्लास लगा के इनपुट की जाएगी। मैं भी दिखाता हूं आपको, ये नोट हो गया। यहां पे आप ये मानो कि वैल्यू आ गई है, जब भी पैरामीटर फंक्शन हो बच्चों, जब भी पैरामीटर फंक्शन हो, आप सपोज करो मन में यहां वैल्यू आ गई, एक सपोज भी कर लो कि सपोज दैट S में 5 आया है। अब S को लेकर हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, दूसरा था सर्कल वाला, वॉइड एरिया, फंक्शन का नाम सेम है, और यहां पे R, यहां पे आपने SOP ln एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा सर्कल, और यहां पे आपको 3.14 × R कर देना है। तो चाहते तो यहाँ पे INTA में AA में इसको स्टोर कर लेते, फिर A को प्रिंट कराते। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन पूछते रहे। उसके बाद वॉइड एरिया, और यहाँ पे INT L, INT B। बच्चों यहाँ पे एक गलती धोखे से भी ना करना, कि जैसे INT L INT B लिखा है, आप कर दो यहाँ पे INT L, B लिख दो, INT लगाना भूल जाओ B का। तो पैरामीटर में हर वेरिएबल का अलग अलग डेटा टाइप लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी, ये नोट में लिख लेना। आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों करोगे, जैसा पेपर में दिया वैसा करो। L×B, अब बच्चों देखो तीनों फंक्शन हो गए। अब
रूल के हिसाब से वर्डमैन अगर पेपर में नहीं लिखा है, सबसे लास्ट लाइन में लिखा होता है कि राइट वर्डमैन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन फंक्शन एंड कॉल अबव मेथड, ऐसे लिखा होता है। अगर नहीं लिखा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है, हम लोग देखेंगे बोर्ड के क्वेश्चन तो उसमें समझ में आएगा आपको, तो इसका मतलब यहीं पे क्लास बंद कर दो, हो गया क्वेश्चन। और 15 नंबर का था ये, लेकिन हाँ बस, लेकिन अगर वर्डमैन बनाना, हाँ 15 मार्क्स, लेकिन क्वेश्चन इतना सरल थोड़ी ना होता है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, है ना। लेकिन ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, जब स्टार्टिंग में 2005 के आसपास आई थी तुम्हारी जावा, तो यही क्वेश्चन पहला दिया गया था। हाँ? तो उसके लिए, उस समय के लिए तो ये सब नई चीजें थी। अब इतने पेपर हो चुके हैं, जाने क्या क्या तो एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। हाँ, तो 19 साल हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही चुका होगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन बनाओगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अच्छाई के लिए कोई मना नहीं करता है कि वो रोड क्रॉस कर सकता था, लेकिन फिर भी आपने देखा बूढ़ा है तो उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दी, है ना। अब यहाँ पे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट बना लो, फिर वैल्यू इनपुट कर लो। तो पहले स्कैनर वाली लाइन लिख लो, ये एक ही क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूं कैसे वैल्यू इनपुट होगी। स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब जो जो ऊपर पैरामीटर में है, सब कुछ इनपुट कराना है। क्या क्या? साइड, रेडियस, लेंथ और ब्रेथ, इतनी सारी चीजें इनपुट कराना है। एसओपीएलएन आप चाहो अलग अलग एसओपीएलएन दे दो, चाहो एक ही में दे दो, क्योंकि ये तो बनाने ही नहीं है, हमें आपको सिखाना है खाली। एंटर, साइड, हाँ फिर से नए वेरिएबल। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करोगे, किसी ना किसी वेरिएबल करोगे ना, तो वो वेरिएबल सारे नए होने चाहिए। सारे जो ऊपर हैं उनको नहीं ले सकते, सारे वेरिएबल नए लोगे। तो नए में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ही वेरिएबल रखेंगे, सब में 1 जोड़ देंगे। जैसे एल लिया तो L1 कर देंगे, जैसे हमें याद रहे L1 की वैल्यू L में जा रही है। एंटर साइड कॉमा रेडियस, कॉमा लेंथ एंड ब्रेथ। एक ही साथ मैंने दे दिया, और सारे वेरिएबल में खाली 1 1 जोड़ दो। जैसे कि हमें साइड आईएनटी टाइप की थी, ये आपको ऊपर से देख के याद कर लेना है, आईएनटी, और वहां एस एस था, यहां S1 ले लो। नेक्स्ट आईएनटी, फिर दूसरा आपका सर्कल डबल था, डबल, और यहां पर वो आर था तो R1 ले लो। नेक्स्ट डबल हो जाएगा ये, और फिर लेंथ और ब्रेथ आपका इंटीजर था। ऑब्जेक्ट इसके बाद बना सकते हैं, आईएनटी L1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट आईएनटी, यहाँ पे B1 हो जाएगा। सारी चीजें इनपुट हो गई बच्चों। S1 ऊपर वाले वेरिएबल में साइड में जाएगा, R1 नहीं 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 नहीं, अब जैसे तुम्हारा नाम क्या है, लो अनुभव, हमारा नाम राम जी है। अगर हम तुमको ये वैल्यू दे रहे हैं, तो तुम्हारा नाम सेम होना चाहिए क्या, तभी लोगे वैल्यू। तो यहां से एक वैल्यू दे रहा है, S1 दे रहा है, ऊपर कोई दूसरा बच्चा है S नाम से, वो स्टोर कर लेगा बस। तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, सिस्टम है, यहाँ तरीका है, वैल्यू अपने आप पहुंचेगी।
आप देखो, हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी आप एक बार लिख लेने दो मुझे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप खाली नोट करते रहो। अब देखो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, फंक्शन कॉल करना है, तो ओवरलोड नाम की क्लास थी। अब जैसे यहां पर ये कोई जरूरी नहीं था, ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले बना सकते थे, स्कैनर के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट पहले बना लेते, क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी कोई रोल ही नहीं था जब तक वैल्यू इनपुट ना हो जाए। तो चाहे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये सारी वैल्यू नीचे इनपुट करते, और चाहे ऑब्जेक्ट से पहले कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ओवरलोड, ये ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का। अब आपको देखो, ओबीजे डॉट एरिया, और यहां पे हमने S1 भेज दिया, ओबीजे डॉट एरिया, और यहां पे R1 भेज दिया, ओबीजे डॉट एरिया, और यहां पर आपका L1 कॉमा L सॉरी B1, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन 1 और क्लास 1, एंड ऑफ क्लास कंप्लीट। अब पहले मैं समझा लेने दो, डाउट याद रखो। और बच्चों बहुत अच्छी बात है, जितना पूछ सकते हो उसी को कहते हैं कि आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। आपको अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे हो, या तो आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो, तो अपने आप ही पढ़ लेते, इसलिए पूछना जरूरी है। अब देखो बच्चों, आपको मालूम है सारे बच्चों को, सबसे पहले आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एग्जीक्यूट होता है, यानी कर्सर अपने आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे आ जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस पे सबसे पहले यही फंक्शन चलता है, क्योंकि जावा कंपाइलर सिर्फ इसी फंक्शन को जानता है, समझ रहे हो। अब उसके बाद नीचे आए, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, और उसके जवाब जो निकलेंगे वही इनका सोल्यूशन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चे कोशिश करें पूरा आंसर देने की। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने वॉइड मेन में वैल्यू क्यों इनपुट की? अपने अपने हिसाब से बताइए। नहीं, वॉइड मेन में हम तो ऊपर इनपुट फंक्शन में वैल्यू इनपुट करते थे, इस बार पहली बार पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। बस, बहुत सुंदर। नहीं 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 नहीं, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, आशी ने, बाकी जो है अभी और बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। यशवंत, नव्या, अनंत, एंजल, सौम्या, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की बच्चों। जल्दी से बताइए कि हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में वैल्यू क्यों इनपुट की? सिर्फ एक लाइन का आंसर है। हम ऊपर फंक्शन में ही स्कैनर लगा के वैल्यू इनपुट कर सकते थे, वर्ड इनपुट में करते थे नहीं करते थे? तो इसका मतलब ये सही आंसर नहीं है। और कोई बच्चा? चलिए मैं बताता हूं। वर्डमेन में वैल्यू इसलिए इनपुट की क्योंकि सारे फंक्शन पैरामीटराइज हैं, और पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब होता है वर्डमेन से वैल्यू भेजना। लिख लो नोट में, अभी आपके 10th के स्टैंडर्ड से बस इतनी बात याद रखनी, पैरामीटराइज फंक्शन होने के कारण वैल्यू वर्डमेन में इनपुट करके भेजी जाती है। सीधे सीधे लिख लो, बाकी आगे बढ़ोगे तो और बहुत सारी नई चीजें आएंगी सामने। तो लो, एक बार में लैंग्वेज तो चेंज हो सकती है। पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब क्या होता है? वैल्यू बाहर से मंगवानी है, और बाहर कहां से? वर्डमेन से, जहां फंक्शन कॉल होने हैं। तो इसका मतलब वर्डमेन से वैल्यू भेजने के लिए वर्डमेन में वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, क्योंकि फंक्शन पैरामीटराइज है, और पैरामीटराइज फंक्शन को वर्डमेन से वैल्यू भेजनी होती है, इसलिए वर्डमेन में वैल्यू इनपुट की गई। ठीक, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहां वैल्यू क्यों इनपुट की? क्योंकि सारे फंक्शन पैरामीटराइज है, उनको वैल्यू भेजनी है यहां से।
और फंक्शन यहां से वैल्यू क्यों भेजनी? क्योंकि फंक्शन तो यहीं से कॉल करने हैं ना, तो जहां फंक्शन कॉल करोगे वहीं से वैल्यू भेजोगे। तो देखो ये स्कैनर इसीलिए यहां लगाया गया है, और स्कैनर कहां लगाया जाता है? जहां पे वैल्यू इनपुट हो रही हो। तो यहाँ वैल्यू इनपुट करने के लिए स्कैनर लगाया, और ये अलग अलग मैसेज हो सकते थे, मैंने एक साथ इनपुट कर लिया सारे वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ कोई वैल्यू एज्यूम भी कर सकते हो, मान लीजिए S1 में हमने यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 2 3.5 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया। तो ये वैल्यू कहाँ? S1 R1 L और L1 B1 में स्टोर हो गई। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का फिर से जवाब दिमाग में लाना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट करोगे नए वेरिएबल में ही करोगे, जो भी वैल्यू इनपुट करोगे। अब कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू इनपुट करनी? कहां से पहचानते हो? क्वेश्चन में देखकर कहां से पहचानते हो कि कौन कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है? बच्चों इंटरेस्ट लो तभी आएगा। क्वेश्चन है कैसे पता चलेगा कि कितनी वैल्यू इनपुट करनी है और किस किस चीज के लिए? ऑफलाइन वाले बच्चे लगभग सब सही बता रहे हैं, ऑनलाइन वाला बच्चा कोई नहीं बता पा रहा है। कैसे पता चलेगा बच्चों कि कितने वेरिएबल लेने हैं और कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है? नहीं मालूम ना? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ यार। अनंत बताओ। ओके, फंक्शन के क्वेश्चन में जो फंक्शन की पहली लाइन दी होती, जैसे कि वहां पे वॉइड एरिया दिया था, तो एरिया में गोल वाले ब्रैकेट में INT S1 लिखा था, और उसके आगे कमेंट लाइन में लिखा था तो टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं उनमें ही तो वैल्यू भेजनी थी। तो आप जहां पर वॉइड एरिया में S1 लिखा था और लिखा था कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसमें S1 का मतलब समझ पाए थे क्या है? S1 में कौन सी वैल्यू आएगी, समझ पाए थे? क्या क्या समझ पाए थे? साइड, ये तो आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए। ऐसे ही R1 का मतलब समझ पाए थे? R का मतलब रेडियस, क्योंकि सर्कल को रेडियस चाहिए और रेक्टेंगल को लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो ये पैरामीटर से आप डिसाइड करोगे, पैरामीटर देख कर डिसाइड करोगे कि कितनी वैल्यू वर्डमेन में इनपुट करानी है। जितने ऊपर पैरामीटर उतनी वैल्यू इनपुट करानी, क्योंकि उन्हीं को तो भेजनी है वैल्यू। ये वैल्यू कहां जाएगी? वही पैरामीटर में जाएगी। समझ गए? तो मैंने बताया कि ये सारे नए वेरिएबल लोगे, बस एक आपको सिमिलरिटी बता दी कि ऊपर पैरामीटर में अगर S है तो यहाँ S1 ले लेना, और डेटा टाइप की भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डेटा टाइप ऊपर से देख सकते हो। INT था S, इसलिए यहाँ पे INT S1 लिया, वहां पे डबल R था इसलिए यहाँ पे डबल R1 ले लिया, है ना? तो वेरिएबल ऐसे डिसाइड हो जाएंगे, और नए वेरिएबल ही होने चाहिए। अब हम चाहते यहाँ पे A B C D भी ले सकते थे, आपकी मर्जी, वेरिएबल बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैल्यू इनपुट हो गई। इनपुट होने के बाद आपका यहां पर ये कंस्ट्रक्टर बना, और ये क्या करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल कर लेता है, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इंस्टेंस वेरिएबल मिल नहीं रहे हैं, इसलिए कोई वैल्यू कहीं स्टोर नहीं होगी। अब नीचे आए, अब ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है obj डॉट एरिया। अब दिमाग लगाओ बच्चों, जावा का कंपाइलर जब एरिया नाम का फंक्शन कॉल करेगा तो ऊपर तो 3 एरिया नाम के फंक्शन है, तो जैसे यहीं पे तीन तीन जो है बच्चे सेम नाम के हो, जैसे राम नाम के 3 बच्चे बैठे हैं, तो हम कैसे हम कहें राम खड़े हो जाओ, तो राम खड़े हो जाओ, तो 3 बच्चे राम नाम के बैठे हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसे ही एरिया जब फंक्शन कॉल किया गया तो कौन सा एरिया कॉल हो रहा है, कंफ्यूजन कंपाइलर के सामने है नहीं है? तो अब उसका सोल्यूशन लाया गया। जैसे आप 3 बच्चे बैठे हैं, हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर राम को बुलाना है, तो हमने कहा राम अवस्थी खड़े हो जाओ, तो वो अवस्थी अलग हो सकता है। राम कुमार खड़े हो जाओ तो वो अलग हो सकता है। राम वाजपेयी खड़े हो जाओ तो वो अलग हो सकता है। तो ऐसे सब लोग अलग अलग हो जाएंगे सरनेम से। ऐसे ही यहां पर पैरामीटर लिस्ट से सब लोग अलग अलग होते हैं। सारे फंक्शन पैरामीटर लिस्ट से कंपाइलर पहचानता है कि किस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब जैसे यहां पर S1 भेजा जा रहा है, तो S1 का मतलब वो ऊपर एरिया वाला फंक्शन वही वाला एरिया कॉल करेगा जिसमें एक आर्गुमेंट है, सिंगल आर्गुमेंट है। तो ठीक है, अब कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो गया, सिंगल आर्गुमेंट तो 2 फंक्शन ऊपर ऐसे हैं। फिर उसके बाद पहले वो पैरामीटर चेक करता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेक करता है, उसके बाद डेटा टाइप चेक करता है, अगर आर्गुमेंट सेम मिल गए
तो आर्गुमेंट आपके सेम है, दो दो फंक्शन ऐसे हैं जिनके आर्गुमेंट एक ही है, रेडियस और साइड वाला। तो अब यहाँ पे S1 का डेटा टाइप क्या है, INT। तो अब वो फंक्शन एरिया वाला कॉल करेगा जिसका डेटा टाइप पैरामीटर में INT है, तो पहला वाला मिल जाएगा, मैच हो गया। तो अब इस एरिया से obj.area से वो सीधे ऐसे फंक्शन में जाएगा जिसके पास एक पैरामीटर है और वो भी इंटीजर टाइप का है। देखो एक पैरामीटर है वो भी इंटीजर टाइप है, देखो यहां आ गए, ये INT है, एक पैरामीटर है। तो नीचे हमने वहां पे कौन सी वैल्यू, कोई भी वैल्यू मान लीजिए 5 लिया था, तो 5 कहां आ जाएगा, 2 लिया था सॉरी, तो 2 कहां आ जाएगा, S में आ जाएगा, S1 वाली वैल्यू S में आ जाएगी। अब यहां पर समझो ये रियल में बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है कि जैसे अगर हम यहां पर ऐसे लिख दें S इज इक्वल टू S1, तो इस लाइन का क्या मतलब है, S1 अपनी वैल्यू को S में स्टोर कर दे। तो बस समझो यहां पर इक्वल साइन नहीं लगा है, बाकी ये काम वही हो रहा है, बाकी ये काम वही हो रहा है कि नीचे से जो वैल्यू भेजी जा रही वो S में आ जाएगी। और फिर देखो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर S इंटू एस यानी 2 इंटू 2 4 निकल आएगा आपका। फिर लौट के वापस वहीं जाओगे जहां से कॉल हुआ था, फिर से वापस चले गए यहां पर, ध्यान देना बच्चों, फिर से वापस चले गए यहां पर, यहां आ गए, अब नीचे उतरे, अब ओबीजे डॉट एरिया फिर से कॉल हुआ। अब फिर वही दोनों फंडामेंटल लगाएगा, पहले नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेक करेगा और उसके बाद डेटा टाइप। तो आर्गुमेंट में यहां पे भी एक ही है, तो वहां पे ऊपर दो फंक्शन है, फिर इसका डेटा टाइप डबल है, तो ऊपर डबल बीच वाला फंक्शन जो था सर्कल वाला उसके पास जाएगा। कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, ये एरिया पे आएगा और वो आपकी जो वैल्यू हमने 3.5 समथिंग लिया था वो यहां पर स्टोर कर देगा, समझ रहे हो। 3.5 यहां स्टोर हो गया और ये फॉर्मूला लग गया, ये कैलकुलेट होकर रिजल्ट आ गया। चित्रांश कहां खोए हो, तो ये कैलकुलेट हो गई वैल्यू, फिर वापस लौट के नीचे जाएगा। अब यहां आ गया, अब ये वाले नीचे उतर के ये वाला एरिया कॉल करेगा। अब इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 एक ही फंक्शन के पास हैं, तो सीधे ऊपर चला जाएगा, यहां पर ये यहां आ जाएगा और 5 और 10 जो भी वैल्यू ली थी वो L और B में स्टोर हो जाएगी, L1 वाली वैल्यू L में और B वाली वैल्यू B में, और यहां पर ये कैलकुलेट होकर L इंटू बी हो गया, कैलकुलेट हो गया। उसके बाद फिर वापस नीचे जाओगे, प्रोग्राम खत्म, ऐसे चला है। अब यहां पे अपना क्वेश्चन पूछो, कौन सा पूछ रहे थे तुम, वेरी गुड, तुम बताओ क्या क्वेश्चन हो। बात यही ना कि दो राम नाम के बच्चे और दोनों के नाम सरनेम अवस्थी हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना कि कौन सा एस किसको, किस एस को वैल्यू दे रहा है। तो नाम बदलने से जब तुम लोगों को सबके अलग अलग नाम है तभी तो हम कंफर्ट फील करते हैं सबको बुलाने में और सबको बात करने में, तो इसलिए नाम हमेशा बदल दो, नीचे वाले वेरिएबल्स के नाम बदल दो। अगर यहीं से हम एस में ही वैल्यू इनपुट कराते कोई एरर नहीं आती बच्चे, एरर नहीं आती, एस में वैल्यू इनपुट कराते तो हम कहते एस वाली वैल्यू एस में जा रही, तो वो एक कंफ्यूजन था। अब यहां पर एक रियल एक मेमोरी बनाई गई है, S1 एक अलग मेमोरी है, अब वो अपनी वैल्यू को S को दे रही, S एक अलग मेमोरी है, तो ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तुम बताओ, तुम बताओ तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था। हाँ? नो 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 नो, वो लोकल वेरिएबल है बच्चे, जैसे ऊपर INTS लिखा है, अब तुम सोचो एस में ही वैल्यू इनपुट करानी है और यहाँ खाली s इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट INT लिख दें, तो ये एरर यही सी लाइन में आएगी क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, वो पैरामीटर यानी पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो उसी के फंक्शन बॉडी में यूज हो सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते, इसी को स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन 5 मिनट मेरे पास है, मैं रिटन टाइप यहीं पे दिखाना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। हाँ, ना ये क्लास वेरिएबल है, स्टैटिक, हाँ ये नहीं, ये लोकल वेरिएबल है, यहाँ ना ही कोई क्लास वेरिएबल है ना ही आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के कर्ली ब्रैकेट जस्ट नीचे होते हैं। हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना ऑनलाइन वाले बच्चे, थ्योरी का है। अब देखो बच्चों,
एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हो स्कूल में कि वो रिटर्न टाइप से फंक्शन दे देंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो क्वेश्चन में देखो, अब आपको जो है चाहे वीडियो से नोट करना, मैं यहां पे जल्दी जल्दी लिख रहा हूं समझाने के लिए, या इसको मैं छोटा करके, हाँ इसको मैं छोटा करके आपको भेज भी दूंगा, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। नहीं, हो जा रहा है, हो जा रहा है, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा भाई, लेकिन ये पूरा कॉपी नहीं हो पाएगा। चलो यहीं से ले लेते हैं। अरे यार, अब देखो बच्चों, यहाँ पे चेंजेस जो हैं, ये जितने वर्ड हैं वर्ड बदले जाएंगे। अब जैसे ये एरिया ऑफ साइड जो है, ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? आई आईएनटी, बिल्कुल सही। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है आईएनटी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो बड़ा भी करना जरूरी है यार, नहीं तो सब छोटा ही हो जाएगा। इतना बड़ा तो समझ में आ जाएगा। बस ये समझ लो फंक्शन ओवरलोडिंग पूरी, उसके बाद क्या है, सिर्फ बोर्ड का क्वेश्चन लगाने हैं। इतना ही होता है फंडामेंटल, यानी कितना आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है स्कूल में। हाँ, अब देखो बच्चों, यहाँ पे वैल्यू इंटीजर टाइप की देगा इसलिए यहाँ पर आईएनटी लिखा होगा, ये वैल्यू डबल टाइप की देगा इसलिए यहाँ पर डबल लिखा होगा, और ये वैल्यू इंटीजर टाइप की देगा इसलिए यहाँ पर आईएनटी एरिया लिखा होगा। ये क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चों, क्वेश्चन सेम है लेकिन चेंज हो गया। ये इंटीजर टाइप, इसमें लिखा होगा कैलकुलेट एंड रिटर्न, इसमें लिखा होगा कैलकुलेट एंड रिटर्न एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें लिखा होगा कैलकुलेट एंड रिटर्न एरिया ऑफ सर्कल, कैलकुलेट एंड रिटर्न एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं एक लिख दे रहा हूं, टू कैलकुलेट एंड रिटर्न एरिया ऑफ स्क्वायर, ये लिखा होगा। ऐसे ही नीचे में कुछ और लिखा होगा, इसमें नीचे कुछ और लिखा होगा, ये इसमें सर्कल लिखा होगा, इसमें वो। आप देखो चेंजेस पे गौर करो। देखो पहला चेंज देखो, ये हमने वर्ड यहां से हटाया है ना, और यहां पे क्या लिख दिया, आईएनटी, और ये जो कैलकुलेशन वाली लाइन थी ये यहां से गायब हो जाएगी। अब प्रिंटिंग यहां नहीं हो सकती क्योंकि वैल्यू रिटर्न होनी है, वैल्यू को जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न करना है। तो यहां से ये लाइन हमारे पास जगह यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो फंस जाएगा मामला, तो इसमें इसे हटाना ही पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। अब यहां पर फिर से वही चीज, पहले हम स्टोर करें किसी वेरिएबल में फिर रिटर्न करें, एक तो ये चीज, और एक चीज है कि रिटर्न में सीधे फॉर्मूला लिख दें तो वो अपने आप कैलकुलेट होगा, वो अपने आप रिटर्न हो जाएगा, यानी आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
दो अलग अलग फंक्शन में अलग अलग काम करके मैं दिखा रहा हूं, कंफ्यूज ना होना, बिल्कुल होना तो बता देना। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे INT, ये कलर सही नहीं है, तो ग्रीन ही रहेगा। जैसे हमने यहां पे INT क्या ले लिया, A इज इक्वल टू S इंटू S, और उसके बाद हमने रिटर्न S, सॉरी रिटर्न A, ये कोड खाली चेंज होना है, कैलकुलेट किया एंड रिटर्न एरिया ऑफ स्क्वायर। अब दूसरे में देखो, अब बच्चों अगर यहां पर, अब ये यहां हो जाएगा डबल। अब यहां पे अगर वैल्यू तुम किसी वेरिएबल में नहीं स्टोर करना चाहते, जैसे मैंने ये वेरिएबल A में स्टोर की, आप नहीं करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, 3.14 इंटू R इंटू R, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ये कलर सही दिखाई पड़ रहा है या हटा दें इसको, गंदा है अगर, ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही यहां पे भी आपका ये वॉइड जगह पे INT हो जाएगा और ये लाइन हट जाएगी यहां से। रिटर्न का मतलब रिजल्ट को यहां नहीं प्रिंट करा सकते, रिजल्ट वहां प्रिंट होगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। अब इसमें मैंने लिख दिया रिटर्न, ये आपका क्या था, INT होगा, INT होगा, और यहां हमने लिखा रिटर्न L इंटू B। अब बच्चों ये तो यहां के लिए चेंज था खाली, है ना। अब वर्डमिन में क्या बदलाव होगा, क्योंकि अब रिटर्न कर रहे हो, तो जैसे जैसे कि जब वैल्यू नीचे से भेजी थी तो ऊपर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल था, नीचे S1 ने वैल्यू भेजी और ऊपर S नाम का वेरिएबल उसको स्टोर कर रहा था, है ना। ऐसे ही यहां पर ये वैल्यू जो रिटर्न हो रही है, जैसे ऊपर वाले फंक्शन में A ने वैल्यू रिटर्न करी, तो नीचे कोई एक वेरिएबल होना चाहिए जो उसको स्टोर करेगा। अगर स्टोर नहीं करेगा तो फिर तरीका है SOPLN में डायरेक्ट प्रिंट ही करा दो, यानी फंक्शन SOPLN में कॉल कर दो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो पहले आप वैल्यू स्टोर करना सीख लो। तो यहां वर्डमिन में देखो क्या चेंज होगा, देखो बच्चों, बस ये परिवर्तन होना है। आप यहां पर ये जो वैल्यू इनपुट करा ली और ये फंक्शन कॉल किया, अब अरे बाप रे क्या कर रहे हो बेवकूफ, अब यहां पर आपको बस ये लिखना है, ये कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर ना, तो यहां पे INT कोई भी वेरिएबल ले लो X, ये डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहां पे डबल Y ले लो, Y इज इक्वल टू OBJ डॉट, ये भी INT दे रहा है, तो INT Z ले लो, X Y Z तीन वेरिएबल ले लिए, जिसमें तीनों की वैल्यू रिटर्न अलग अलग होकर आ गई। अब प्रिंटिंग बच्चों यहां पे होगी, अब ये हट जाएगा और यहां पे आप लिखोगे SOPLN, मैं मैसेज पूरे नहीं लिख रहा हूं, बस रेक्ट लिख दिया, तो आप समझ जाओ यहां रेक्टेंगल की वैल्यू आई है, ये X में आई थी, अच्छा ये इसको इसमें स्क्वायर की आई थी, और इसमें आपका SOPLN सर्कल की आई थी, Y में, और फिर SOPLN रेक्टेंगल की आई। तो आप ये मैसेज पूरा जैसे ऊपर लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैसे लिख सकते हो, और यहां पे आपने Z प्रिंट करा दिया और इसको कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद और क्लास बंद, एंड ऑफ क्लास। ठीक है, ये हो गया। अब जल्दी से समझ लेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है, और सबका रीजन, इसका क्वेश्चन तो आपको पता चल चुका है क्या, कि यहां वैल्यू क्यों इनपुट की, क्योंकि पैरामीटराइज फंक्शन को वैल्यू भेजनी है, सारे फंक्शन पैरामीटराइज हैं,
ये वैल्यू इनपुट हो गई। उसके बाद कंस्ट्रक्टर आपका नहीं है इसमें, लेकिन वो तो ऑब्जेक्ट बना लिया, कॉल होगा। उसके बाद अब उसके बाद ये वैल्यू आपने फंक्शन कॉल किया ओबीजे डॉट एरिया। अब ध्यान देना बच्चों, रिलैक्स, ध्यान दो। अब सिर्फ पहले ये वाला पार्ट काम कर रहा है, अभी INTX से कोई मतलब नहीं है। पहले ओबीजे डॉट एरिया ये फंक्शन कॉल हो रहा है और ये अपनी S1 को वैल्यू ऊपर ले गया। एक करके दिखा दे रहे हैं पूरा। S1 के पास वैल्यू गई, हाँ है, ज्यादा ऊपर आ गया। यहां एक आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का देखकर यहां आ जाएगी वैल्यू, और फिर हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये हर फंक्शन में कर सकते हैं आप, तो इसमें हमने करके दिखा दिया। तो s इंटू एस यानी 5 इंटू 5 या 2 इंटू 2 4 आ गया, और रिटर्न a। अब ये a वाली वैल्यू कहां जा रही है आपकी, नीचे। वहीं जाता है फंक्शन जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो देखो बच्चों, फंक्शन आपका यहां पर वो वाला ये फंक्शन कॉल हुआ था, ये यहां से कॉल हुआ था। अब इस वाले पार्ट का मतलब काम हो रहा है, अब इस वाले फंक्शन से मतलब है, यानी ये वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी a वाली, वो x में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, r1 वाली वैल्यू r में गई, और वहां से कैलकुलेट होके रिटर्न होके आई, कहां आई, y में। फिर नीचे उतरोगे, अब L1 B1 की वैल्यू L और B में ऊपर गई, और वहां से L इंटू बी होकर रिटर्न होके आई Z में, और फिर तीनों यहां पर प्रिंट करा दिए गए। दैट्स ऑल, इतना ही है। क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, कोई क्वेश्चन है किसी के पास? हो गया बच्चों? एंजल, यशवंत, नव्या, अनंत। अब अगली क्लास में हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे, तो इसलिए जो है आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। ठीक है, और ये डेटा मैं आपको अभी भेज दे रहा हूं, आप घर पे भी नोट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो तुम लोग बैठे हो, अगर फोटो लेना चाहो तो ले लो। और बाकी जो भी बच्चे और बाहर से ज्वाइन करे हुए हैं, या यूट्यूब पे सपोज दैट मैंने ये वीडियो डाल दी और वो आप देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, ओके, ये कहना फर्ज बनता है।